जय हिंद फ्रेंड। क्लास 12 के सभी छात्रों को जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, आज यानी कि कल आपका जो हिंदी का पेपर था उसका आज हम हल लाए हैं। तो यहाँ पर आप अपना अपना लोग सेट मैच करेंगे। 301 डीए सेट है। तो यहाँ पर हमारा हिंदी का प्रश्न पत्र है। तो आज आप लोग इसका आंसर की मैच करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा साहित्यिक हिंदी का पेपर है। तो आप लोग इसका जल्दी जल्दी से आंसर इसकी मैच करेंगे। अगर आप और भी क्वेश्चन पेपर के हल चाहते हैं तो आप लोग मुझे इस नंबर पर अपने अपने पेपर को भेज देंगे। जो आपका नेक्स्ट पेपर होगा वो आप इस नंबर पर मुझे भेजेंगे। ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे। आपके जितने भी पेपर आएंगे उसका आपका जल्द से जल्द वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, आप लोग इस नंबर पर भेज देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग अपना अपना पेपर कोड मैच कर लेंगे। वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको इसी चैनल पर जितने भी पेपर होंगे उनके आपको वीडियो सोल्यूशन जल्द से जल्द मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक तो जरूर करें और साथ में कुछ प्यारे से शब्द भी लिखें। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को मैच करेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, राजा भोज का सपना। ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर खा, भारतेंदु युग के लेखक हैं। तो आंसर क्या होगा? प्रताप नारायण मिश्र। इसके बाद क्वेश्चन नंबर गा, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? क्या होगा? आत्मकथा। आवारा मसीहा के लेखक हैं। तो क्या होगा? विष्णु प्रभाकर। क्या होगा? विष्णु प्रभाकर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इंग्या, हिंदी का मौलिक उपन्यास है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा परीक्षा गुरु। क्या होगा? परीक्षा गुरु। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, यह काव्य पंक्ति है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र की। इसके बाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। तो क्या होगा? छायावाद। क्या होगा यहाँ पर? छायावाद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर का वैदेही वनवास रचना है। वैदेही वनवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घा, यहाँ करा भारतेंदु ने स्त्री शिक्षा से संबंधित किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? बाला बोधनी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इंग्या, गंगा लहरी के रचनाकार हैं। तो गंगा लहरी के रचनाकार कौन है? गंगा लहरी के रचनाकार यहाँ पर आपको जगन्नाथ दास जी होंगे। क्या होंगे? जगन्नाथ जी, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए किसी एक नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। तो ये हमारा रॉबर्ट नरसिंह होम में से पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रस्तुत पद्यांश के पाठ के लेखक का नाम और यहाँ पर लिखना होगा। तो आप लिखें प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के रॉबर्ट नरसिंह होम से लिया गया है, जिसके लेखक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो जहाँ जहाँ आपको रेखा दिख रही थी उसको आपको अपने शब्दों में वर्णन करना होता है। जस्ट इसी को हम लोग रेखांकित अंश की व्याख्या कहते हैं। ये सब मैंने पिछले वीडियो में बताया है। तो मैंने पिछली वीडियो अपलोड की हैं, उनको मैंने सभी बच्चों को बता रखा था। जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे उन्होंने इसको काफ़ी अच्छे तरीके से लिखा होगा। ठीक है, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को जल्दी से जल्दी कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि आपको जितनी भी टिप्स और ट्रिक है आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सॉरी दूसरा खा क्वेश्चन का रेखांकित हो गया है। कौन सी ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है? तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा आंसर। कौन सी ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है? तो वो क्या हो जाएगी हमारी? कौन सी ज्योत क्या हो जाएगी? जागरूकता हमारी सर्वोत्तम विश्व की ज्योत होगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर घा कह रहा है कि लेखक के लिए कौन सा अनुभव चमत्कारी है? इसका भी आंसर आपको पद्यांश मिल जाएगा। जागरूकता और लक्ष्यदर्शी शब्दों के अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर हो जाएगा जागरूकता किसी काम के लिए हमेशा एकदम एकदम उमंग में रहना, और लक्ष्यदर्शी आपको दूर का आपको लक्ष्य आराम से दिखने वाला। तो आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते थे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा मातृभूमि पर निवास करने वाले राष्ट्र
मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। तो यहाँ पर सबसे पहले पता होना चाहिए किस पाठ से लिया गया। ये हमारा लिया गया है राष्ट्र का स्वरूप। किस पाठ से लिया गया है? राष्ट्र का स्वरूप। इसके हमारे लेखक कौन है? इसके हमारे लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हमारे इसके लेखक हैं। इसके बाद तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखेंगे। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक। तो यहाँ पर आप लोग इसका पाठ का नाम लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। इतना आपको लिखना होगा। इसके बाद यहाँ पर कह रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो यहाँ पर आपको जहाँ जहाँ रेखा दिख रही है इसको आपको अपने शब्दों में लिख देना है, वही आपकी रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर कह राष्ट्र का दूसरा अंग क्या है? राष्ट्र का दूसरा अंग क्या है? तो यहाँ पर देखो लिखा है मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? तो ये आपका भी आंसर इसी में मिल जाएगा 100%। देखो यहाँ पे लिखा है पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना करना असंभव होता है। तो इसका आंसर भी आपको इसी पैसेज में मिल गया है सटीकता से। इसके बाद राष्ट्रता की कुंजी क्या है? तो यहाँ पर आपको इसका भी आंसर सटीक से मिल गया है। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रता की कुंजी है। तो हमारे ख्याल से आप लोगों को ये वाला पैसेज करना चाहिए था, क्योंकि इस पैसेज में आपको सटीक से आंसर दिख भी रहे थे। तो आप लोगों ने ऐसा इसको किया होगा। तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किस छात्र ने इसको किया है। ठीक है, किस छात्र ने इसी पैसेज को किया है। इसके बाद वो छात्र काफ़ी इंटेलिजेंट माना जाएगा, क्योंकि इस छात्र में जो इस गद्यांश था ये काफ़ी इजी भी था, उसके सारे सटीक आंसर यहाँ पर दिख भी रहे थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर चार का कह रहा पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको जो पद्यांश दिया गया है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किस पाठ से लिया गया है। तो ये हमारा लिया गया है पवन दूत का नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। बस आपका काम खत्म। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश के पाठ का नाम और कवि का नाम लिखना है। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के पवन दूत का नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कमल पग में कौन सा अलंकार है? तो कमल पग यानी कि जो कमल की तुलना किससे की गई है? पग से। तो आप बताएंगे जब किसी की तुलना किसी बराबर की जाती है उसमें कौन सा अलंकार होता है? तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गायिका किससे और क्या विनती कर रही है? तो यहाँ पर भी आपका इसका आंसर पद्यांश में मिल जाएगा। इसके बाद गायिका पवन को किस कमल पग से छू कर जाने के लिए कहती है? इसके बाद हमारा अथवा में जो यहाँ पर दिया गया है, अथवा में ये हमारा जो पद्यांश है ये हमारा कामायनी श्रद्धा सर्ग से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश के पाठ व कवि का नाम लिखें। तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के कामायनी श्रद्धा सर्ग से लिया गया है, जिसके कवि का नाम जयशंकर प्रसाद जी है। फिर यहाँ पर लिखा है रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो यहाँ पर आपको जहाँ रेखा दिख रही है इसको आपको अपने शब्दों में वर्णन कर देना है, वो आपका रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाती है। यहाँ पर आपको जो कुछ समझ में आएगा वो आप कर देना चाहिए था, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा में कोई नहीं पढ़ता है, ये सिर्फ दिखावा है, क्योंकि आप लोगों को लिखने की प्रैक्टिस करवाई जाती है। मेन पर्पज ये होता है कि बच्चा लिखना सीख जाए। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपने भाव को अपने शब्दों में लिख दिया होगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर गा वाला यहाँ पर कह रहा है कि मनु किससे अपने जीवन के विषय में बता रहे हैं? इसके बाद मनु अपने आप को क्यों असहाय महसूस करते हैं? इसके बाद क्या तिमिर व चपला शब्दों के अर्थ, तिमिर में अंधकार होता है, चपला में बिजली होता है। तो यहाँ पर आपको इसके अर्थ पता हो गए, तिमिर में अंधकार और चपला में बिजली। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए
उनकी कृतियों का उल्लेख करें। अधिकतम शब्द सीमा आपका 80। तो यहाँ पर लगभग आपको 2 पेज का जीवन परिचय लिखना था। मैंने अपने वीडियो में बता रखा था बच्चों को कि आप लोग किस प्रकार से जीवन परिचय लिखना है। तो हमारे जितने बच्चे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे उन्होंने जीवन परिचय काफ़ी अच्छा लिखा होगा, ऐसा मुझे 100% की उम्मीद है। तो यहाँ पर आपने किस पर जीवन परिचय लिखा है आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इसके बाद यहाँ पर पद्यांश यानी कवि, यहाँ पर आपको काव्य खंड से मतलब कि काव्य से यहाँ पर आपको जीवन परिचय लिखना होता है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे यहाँ पर आपने किस कवि पर जीवन परिचय लिखा है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है। यहाँ पर कह रहा है कि कहानी तत्वों के आधार पर लाठी व ध्रुव यात्रा कहानी की समीक्षा करें। अधिकतम शब्द सीमा आपकी 80 है। कितनी है? 80 है। अथवा में कह रहा है कि खून का रिश्ता कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। खून का रिश्ता कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको किसी एक प्रश्न का संक्षिप्त में उत्तर देना है। लगभग आपको यहाँ पर 2.5 पेज का खंड काव्य लिखना था। मैंने बताया था कि आप लोग इंटर के छात्र हैं तो आपको इतना तो लिखना चाहिए ही। तो यहाँ पर जो छात्र कानपुर मंडल में आते हैं उनके लिए अलग होता है, और भी जिस जिस जिले से भी आते हैं तो सबके जिले वाइज यहाँ पर खंड काव्य बटा होता है। इसके बाद यहाँ पर खंड खा आता है। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करेंगे। तो यहाँ पर 2 आएंगे, तो आप लोगों को 2 में से आप लोगों ने 1 किया होगा। तो यहाँ पर आपने बोर्ड परीक्षा में हेडिंग डाली होगी संदर्भ डाली होगी। फिर आपने इसका पाठ का नाम लिखा होगा। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक है, उसका पाठ का नाम लिखा होगा। फिर इसके बाद आपने लिखा होगा उद्धृत है या लिया गया है। फिर आपने हेडिंग डाली होगी हिंदी में अनुवाद, आपने हेडिंग डाला होगा। फिर आपने इसका हिंदी में अनुवाद कर दिया होगा। इसके बाद यहाँ पर जो अथवा में दिया गया वो भी काफ़ी इजी है, तो आप लोगों ने कर दिया होगा। इसके बाद घ वाला यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी में संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो 2 में से आपको किसी एक का हिंदी में अनुवाद करना है। 2 नंबर आपका पाठ का नाम लिखने से मिलेंगे और 5 नंबर आपको हिंदी में अनुवाद करने से मिलेंगे। यहाँ पर ऊपर साफ साफ दिख रहा होगा लिखा हुआ, तो इसी तरीके से आपको लिखना था। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो यहाँ पर आपको उत्तर संस्कृत भाषा में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत भाषा में देने थे। संस्कृत भाषा में आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। अगर आपको बोर्ड परीक्षा माना कि जैसे नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर कुछ ना कुछ बना कर लिख आएंगे, तो यहाँ पर आप कुछ ना कुछ नंबर अवश्य मिलेगा। मेरा ऐसा अनुभव है, जब मैं इंटर में था तो मुझे पता था कि कैसे टीचर कॉपी चेक करते हैं। तो यहाँ पर कभी भी कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं होता है। अगर आपने कोई क्वेश्चन छोड़ा है तो आप अगले एग्जाम में प्रिपेयर करेंगे, आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, पूरा कर आएंगे। कुछ ना कुछ जरूर लिख दिया करें बना कर, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नंबर अवश्य मिल जाता है। तो यहाँ आप लोगों को कोई 2 प्रश्नों के उत्तर देने थे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 का शांत अथवा वात्सल रस की परिभाषा लिखकर उदाहरण दीजिए। अनुप्रास व अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। सवैया अथवा बरवे छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पर आपको उदाहरण सहित परिभाषाएं लिखनी थी। इसके बाद यहाँ पर निम्नलिखित किसी एक विषय पर आपको यहाँ पर निबंध लिखना है। किसी एक पर ही निबंध लिखना है। तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपने किस टॉपिक पर निबंध लिखा है। क्या आप लोगों ने लगभग 3.5 पेज का निबंध लिखा है? अगर लिखा होगा तो यहाँ पर आपको पूरे नंबर मिलेंगे, वरना आप नंबर अपने भूल जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपका 9 नंबर का प्रश्न है। मैंने कई वीडियो में बता रखा था आपको निबंध किस प्रकार से लिखना है, क्या हेडिंगें डालनी होती हैं, सारा कुछ मैं पहले बताया था। यहाँ पर आप वीडियो को जल्दी से कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि आपको जो अन्य पेपर की जानकारी है इसी पर मिलती रहेंगी। तो यहाँ पर अगर आपने 3 या 3.5 पेज का लिखा है तो आपको अधिकतम नंबर 8 या 9 100% मिल जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 का कह रहा है हरिये शब्द का संधि विच्छेद है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला इसका सही जवाब होगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है वनेत्र का संधि विच्छेद है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? बा वाला हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि रामश्चलती में संधि है। तो क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर सा वाला हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी
किसी एक का समास विग्रह करना, किसी एक का, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा आजीवनम, तो यहाँ पर हमारा कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास। इसका समास का क्या होगा, आजीवन, आजीवन, आजीवन भर, या कह सकते हैं जीवन भर, ठीक है, क्या कह सकते हैं, जीवन भर। इसके बाद यहाँ पर कह रहा श्वेतांबर, तो श्वेतांबर का क्या होगा, अंबर जिसके माँ शारदे के समान है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास, क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। महाशय में होगा कर्मधारय समास, महाशय में क्या होगा, कर्मधारय समास। इसका अर्थ होगा महान है जो आशय। तो ये हमारे सभी समास के नाम हो जाएंगे। पहला समास क्या होगा, पहला होगा हमारा अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, ये होगा कर्मधारय समास। पहले का हमारा होगा जीवन भर, दूसरे का होगा अंबर जिसके माँ शारदे के समान है, महान है जो आशय। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने क्षेत्र के पार्क को विकसित कराने के लिए नगर निगम के मुख्य उद्यान निरीक्षक को पत्र लिखना, अथवा में आकर विद्यालय की वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने छोटे भाई को बधाई देते हुए पत्र लिखना। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित किसी में से एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आप लोगों ने इसको तैयार किए होंगे, तो आप लोग इसे स्वयं करने का प्रयास करें, आप इसे बुक से मैच कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, इसके बाद नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसी एक का प्रत्यय लिखिए। तो यहाँ पर आपको किसी एक का प्रत्यय लिखना होगा। तो पहले का हमारा होगा अड़, क्या होगा, अड़। दूसरे का हमारा होगा त्वा, क्या होगा, त्वम, या कह सकते हैं केवल त्वा भी लिखें तो भी आपका सही होगा। अब बलवान सबसे इजी था, बलवान। अगर आपने वान लिखा है तो आपका पूरा पूरा केवल एक करना था। तो सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं कि उन्होंने लास्ट वाला ही किया होगा। इसका हमारा वान होगा, पहले वाले का अड़ होगा, दूसरे वाले का हमारा त्वा होगा, क्या होगा, त्वा, ठीक है। पहले वाले का क्या होगा हमारा, फिर से मैच कर लीजिए, अड़ होगा, और दूसरे वाले का त्वा होगा, और तीसरे वाला का वान होगा। तो ये ऐसा आपने किया होगा। इसके बाद रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति व वचन का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर आपको वचन का किसी एक का करना है, तो हम इसका बता दे रहे हैं। रामेण होगा हमारा, सबसे इजी है, रामेण, तृतीया विभक्ति एक वचन। और यहाँ पर स्वाहा होगा, इसकी हमारी विभक्ति कौन सी होगी, चतुर्थ विभक्ति हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, चतुर्थ विभक्ति। कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका वचन कौन सा होगा। तो ये था हमारा हिंदी का पेपर कक्षा 12। अगर आप लोगों को और भी वीडियो चाहिए, मतलब कि और भी पेपर के हल चाहिए, तो आप लोग ये दिए हुए नंबर पर अपने जो आपके आगामी पेपर होंगे वो उनको आप इस नंबर पर भेजेंगे, तो आपका इसका जल्दी से जल्दी आपका हल मिल जाएगा। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।